So today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2 for automobile section, that is simple stresses and strain. Chapter number 2, which is equal to simple stresses and strain. That is simple stresses and strain. So कुछ चीजें जो समझनी बहुत जरूरी है. ओके, कोई भी इंजीनियरिंग फंडास होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग कंसेप्ट होते हैं. सो विदाउट कंसेप्ट इंजीनियरिंग इज वेस्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा, जब स्ट्रेस हम कंसीडर करते हैं, जब स्ट्रेस वर्ड का हम यूज करते हैं. स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बेसिकली कौन से ऑब्जेक्ट में होता है? स्ट्रेस बेसिकली ऑकर्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. ओके, सॉलिड्स. सॉलिड्स अभी कौन से होते हैं? सॉलिड बहुत तरह के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से और बेंचेस के जिसके हम लोग बैठते हैं, बोर्ड जिसके हम लोग ऊपर लिखते हैं. ओके, एनी सॉलिड एंटिटी बहुत सारे हैं. बाइक हो गई, हेलमेट हो गया, रेड कार्स हो गई. ओके, ऑटोमोबाइल सेक्शन के लिए. ओके, हेलमेट हो गया. सो दीज आर व्हाट? सॉलिड एंटिटीज. ओके, उसके बाद क्या चीजें आती है? ये जो स्ट्रेस किसके वजह से होता है? स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बेसिक होता है वो फोर्स की वजह से होता है. फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आगे हम देखेंगे. तो बेसिकली फोर्स क्या होता है वो समझो. फोर्स इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल एजेंसी. कौन सी एजेंसी होती है वो? एक्सटर्नल एजेंसी होती है. फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या करती है? हमें पुश एंड पुल करवाती है. पुश एंड पुल करवाती है कोई भी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं डेली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये अगर हमारा बॉक्स है, राइट, तो ये बॉक्स का कुछ मास है. ओके, और इसके ऊपर कुछ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये बॉक्स है, उसके ऊपर फोर्स कितना होगा? फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, राइट. तो दिस बॉक्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक बंदा है, राइट. तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये बॉक्स को पुश कर रहा है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में इसको मोशन देना है. तो वो फोर्स अप्लाई करेगा. ओके, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये कौन से नेचर का फोर्स होगा? ये पुश नेचर का फोर्स होगा, राइट. ये कौन से नेचर का फोर्स होगा? पुश नेचर का फोर्स होगा, जो हम लोग को क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा. जो कि कहाँ मूव कराएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा. दूसरा जो फोर्स होता है वो क्या करेगा? पुल करेगा. जो अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, पुल का एग्जाम्पल मैं देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा वेल है, राइट, वेल के ऊपर एक पुली लगा होता है. ओके, ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है? एक पुली लगा होता है. पुली के इधर से रोप लगा होता है. और ये जो पर्सन है ये क्या करता है? यहाँ से कोई अपना यूटेंसिल होता है. ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडा कलशी बोलते हैं मराठी में. ओके, तो वो क्या करता है? पुश पुल करता है ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? पानी होता है अंदर, वेल के अंदर. तो उसमें क्या करता है वो? पानी जब भी भर जाता है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में पुल करता है. तो जो मोशन लगता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगता है, इसलिए हमें थोड़ी ज्यादा उसको ताकत लगानी पड़ती है पुल करने के लिए. बिकॉज वो हंडा जो होता है, जो यूटेंसिल होता है, उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा होता है, राइट. तो आपको तो पता ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या अगर हम लोग वर्क ये करेंगे, उसको खींचेंगे, तो वो क्या हो जाती है? उसको हम लोग को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए हम लोग उसका पुली का इस्तेमाल करते हैं. पुली क्या करता है? हमें वो फोर्स जो अप्लाई हम लोग कर रहे हैं, अगर विदाउट पुली अप्लाई करेंगे फोर्स, तो बहुत ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर खींचने के लिए. इसलिए हम लोग पुली का अरेंजमेंट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो फोर्स बहुत कम इसमें हम लोग लगा के यूज करते हैं. ओके, तो ये सब चीजें क्या करती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, पुश करती है, पुल करती है, राइट. तो अभी हम लोग देखेंगे फोर्सेस किस किस नेचर के होते हैं. ओके, हम लोग ने देखा फोर्सेस किसने नेचर के होते हैं? पुश नेचर के होते हैं एंड पुल नेचर के होते हैं. तो अभी ये फोर्सेस अगर कोई बॉडी पे एक्ट करते तो उसका नोटेशन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, राइट. तो जस्ट ये एक नोट कर लीजिए. ओके, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए. अभी हम लोग देखते हैं कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो कभी भी याद रखना, जो नोटेशंस होता है, जिसको हम लोग नोटेशन बोलते हैं, तो जो नोटेशन होता है ये
बॉडी के ऊपर कभी भी ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीचे जाने वाली जो फोर्स होगी उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, राइट डायरेक्शन में जाने वाली फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, एंड लेफ्ट डायरेक्शन के फोर्स को जाने लेफ्ट डायरेक्शन की जो फोर्स होगी वो जाती रहेगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये हमें कहाँ पे यूज होगी, ये हमें जब सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन होगा, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम हमें यूज होगी। ओके, जब भी बॉडी दे रही है कि उसमें स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, तो वो टाइम पे ये सब हमें यूज होगी। ओके, तो ये सब चीजें बेसिक्स होती है कोई भी एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को या इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी होगा, जो अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है, मैकेनिकल फील्ड में हो या ऑटोमोबाइल फील्ड में हो या और कोई प्रोडक्शन फील्ड में हो, तो ये सब चीजें उसको बेसिक्स कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो चैप्टर है जो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली फोर्स क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, फोर्स के वजह से ऊपर होता है, राइट। तो अभी ये जो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स है इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है। एक्सियल स्ट्रेस देखने के पहले उससे हम लोग देखेंगे बेसिक स्टेप्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, बाद में हम लोग हुक्स लॉ देखेंगे। ओके, हुक्स लॉ देखने के बाद हम लोग यंग्स मॉड्यूलस देखेंगे, तो इस टाइप टाइप के हम लोग पूरे चीजें कवर करने वाले हैं। बाद में शेयर स्ट्रेस देखेंगे, शेयर स्ट्रेंथ देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखने वाले। ओके, सब नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब हमारा टॉपिक्स चालू होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मैं पूरी क्लियर करते जाऊंगा। ओके, उसके बाद आएगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन जो होगा, डिफॉर्मेशन होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कैसे चेंजेस होते हैं, तो वो भी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो आप भी नोट्स बना दीजिए अच्छे से। इक्विलिब्रियम, सो बेसिकली व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम का, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। मतलब एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, राइट। एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, समझो यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, नीचे से कर रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो वो टाइम पे जो भी फोर्सेस बॉडी को क्या करते हैं, रेस्ट में रखते हैं, तो उसको हम लोग कौन सी फोर्सेस बोलते हैं, उसके उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं जिससे बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखना स्टूडेंट्स कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखना, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस which keeps the body, which keeps the body at rest is said to be in equilibrium, is said to be in equilibrium, said to be equilibrium। ओके, सो अभी कंडीशंस क्या होंगी, एनालिटिकल कंडीशंस होती है, तो उसमें कंडीशंस क्या होगी, फर्स्ट वन, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर बॉडी है, ओके, तो ये बॉडी के ऊपर समझो मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में लाई कर दिए। इसका मीनिंग क्या है, सबमिशन टोटल। एफ का मीनिंग क्या होता है, फोर्स। सबिक्स में एक्स मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्यों, बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा, अगर बॉडी है समझो, ओके, ये बॉडी के ऊपर समझो ऊपर से फोर्स लग रहा है और नीचे से फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, उनका सबमिशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब ऊपर से अगर 10 लग रहा है तो नीचे से भी 10 लगना चाहिए, न्यूटन का 10 न्यूटन का लग रहा है तो नीचे भी 10 न्यूटन का लगना चाहिए। तब मैं मानूं, तब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है
वो अटेंड हो गए। और थर्ड कंडीशन क्या है, सबमिशन ऑफ मूवमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। अभी मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, तुमने लास्ट टाइम में पढ़ा है। समझो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक डिस्टेंस पे फिक्स किया है मैंने, राइट। तो इसका क्या डिस्टेंस कंसीडर करते हैं हम लोग, इसका डिस्टेंस है एक 5 मीटर कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर मैं एक पॉइंट लोड लगाता हूँ जिसका मैं 10 न्यूटन बोलता हूँ, ओके, 10 न्यूटन का फोर्स बोलता हूँ। तो ये पॉइंट पे, अगर अगर ये पॉइंट पे, एंड पे, हिंज पे, अगर किसी को फिक्स्ड एंड पे अगर मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करने बोला, तो मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो अभी बात देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है डायग्राम पे, वो खुद कितनी है, फोर्स लग रही कितने न्यूटन की है, 10 न्यूटन की है। डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है। तो ये जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर। ओके, तो अभी ये देखो, ये भी चीजें बहुत समझने के लिए जरूरी है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, वो कभी भी कौन सा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट करेगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये ट्रेडिशनल नोटेशन से। अभी के इसमें चेंज हो गए। कैसे भी करो, तुमको आंसर में कुछ चेंज नहीं आने वाला है, आंसर तो तुम्हें सेम ही आने वाला है। तो जस्ट एक याद रखना कि जो भी तुम लोग मूवमेंट कंसीडर कर रहे हो, पॉजिटिव अगर उसके लिए कर रहे हो तो पॉजिटिव कंसीडर करो, नेगेटिव दूसरे के लिए कर रहे हो तो नेगेटिव कंसीडर करो। तो अभी सिंस मैंने ये पॉजिटिव कंसीडर किया एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी इक्वल टू 10 × 5 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 50 न्यूटन मीटर। सो 50 न्यूटन मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है क्या, 50 न्यूटन मीटर। तो दिस इज व्हाट मूवमेंट। तो ऐसे समझो एक लोड है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे दूसरा लोड लग गया, मैंने फिर नीचे से एक रेजिस्टेंस लगा दिया कुछ, तो भी तो ऐसे अगर फोर्स लगते हैं तरीके से, तो सबका जो सम होना चाहिए विल बी, सम ऑफ मोमेंट्स होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू। तो कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड करनी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी सिस्टम है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उसने क्या करना चाहिए, बॉडी को रेस्ट में रखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, बॉडी को रेस्ट में रखना चाहिए। होप सो इतना कंसेप्ट क्लियर है। ये तीन कंडीशंस याद रखना कि submission of horizontal forces will be equal to zero, sum of the vertical forces should be equal to zero, and जो moment है, that is force into perpendicular distance which is acting on the body, the force which is acting on the body, एक है, दो है, 10 है, उन सब का मोमेंट रहना रहेगा, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लो ये स्क्रीनशॉट लेके। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, रिजिड बॉडी का कंसेप्ट है। व्हाट इज रिजिड बॉडी। बॉडी बहुत तरह की होती है, तुमने लास्ट सेमेस्टर में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है वो पढ़े पढ़े रहेंगे। एक इलास्टिक बॉडी होती है, जो कि जिसके ऊपर फोर्स लगने के बाद क्या होता है, अगर जस्ट फोर्स रिमूव हो जाएगा तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। जो दूसरी बॉडी होती है वो प्लास्टिक बॉडी होती है, जिसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, वो डिफॉर्म हो जाती है और अपना शेप रिगेन नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल क्ले हो गया, ओके। एंड तीसरी होती है, वो होती है रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी मतलब क्या है, कि कोई भी उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने फिक्स पोजीशन में होते हैं, ओके, एक दूसरे के। एग्जाम्पल रिजिड बॉडी का क्या ले सकते हैं हम लोग, स्टोन, ठीक है। अभी तुम बोलोगे सर स्टोन एक रिजिड बॉडी कैसे हो गया, स्टोन तो अगर हम लोग स्टोन के ऊपर हैमर मार देंगे तो ब्रेक हो जाता है। ये देखो, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ये परफेक्टली रिजिड नहीं है, ओके। इवन दो स्टोन बहुत हार्ड होने के बावजूद भी, बहुत टफ होने के बावजूद भी, उसके ऊपर क्या होता है, जब एक पॉइंट पे फोर्स लगता है उसके बहुत जोर का, थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन का फोर्स लगता है उसमें, तो क्या आ जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है। ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम, इट इज डिफाइंड एज द बॉडी बोल सकते हो तुम, सिस्टम नहीं, इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी in which the particles
are fixed in position relative to one another. उसके बाद में नीचे तुम लिख सकते हो नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. ठीक है. No body is perfectly rigid. So it is defined as a body in which the particles are fixed in position relative to one another. No body is perfectly rigid. Okay. So उसके बाद लिख सकते हो third point. Every body deforms slightly under the action of forces. Every body deforms slightly under the action of forces. Okay. So this was the definition of rigid body. Okay. So you can take a note of it. नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस. ठीक है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑकर होता है. स्ट्रेस ऑकर्स ऑन सॉलिड बॉडी. ठीक है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, राइट, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा. स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं. ओके. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. ओके. फोर्स अपॉन एरिया. सो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स का हम लोग नोटेशन एफ है, एरिया का नोटेशन ए. तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया. ओके. तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हम लोग देखते हैं. फोर्स का जो यूनिट होता है वो किस में होता है, फोर्स का यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू न्यूटन में. किस में होता है, न्यूटन में होता है. एरिया का जो यूनिट होता है वो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, या स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो जो हमारा फोर्स है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया. मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. तो इसका कुछ ये है नोटेशंस है. तो बेसिकली ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास्कल. क्या बोलते हैं, 1 पास्कल. तो बेसिकली हमने क्या देखा अभी, स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब कोई भी बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो एरिया पे एक्ट कर रहा है उसके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस ऑकर रहा है. और वो किसके बराबर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा या पास्कल के बराबर. ओके. कुछ टर्म्स है जो कि कन्वर्जन में काम आएगी. किलो. किलो का मीनिंग होता है के से डिनोट बताइए, और इसका वैल्यू रहता है 10⁻³ मतलब थाउजेंड्स आता है. ओके. उसके बाद आता है मेगा. मेगा जो होता है मतलब वो कितना होता है, 10⁻⁶. इतना पास्कल होता है, उतना पास्कल, 10⁻⁶ पास्कल. ओके. 1 किलो, ये हो गया 1 मेगा. और ये मैं बोलता हूँ 1 गीगा. 1 गीगा. 1 गीगा मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ पास्कल होता है. कितना होता है, 10⁻⁹ पास्कल. और हमको पता ही है 1 पास्कल मतलब कितना होता है, कितना होता है 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये याद रखना सब न्यूमेरिकल्स में हम लोग को बहुत काम आता है. ओके. 10⁻³ मतलब किलो, 10⁻⁶ मतलब मेगा, एंड 10⁻⁹ मतलब गीगा. तो ये सब हो गए स्ट्रेसेस. ओके. तो अभी स्ट्रेसेस भी हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं. ओके. हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अबाउट स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस.
First one is the tensile stress. First one is what? First one is tensile stress. First one is tensile stress. So what is tensile stress basically? टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे अप्लाई होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट है या मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ जिसको हम लोग बाहर के डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ओके, सो दिस फोर्स जो बॉडी के लेंथ को बढ़ाता है, तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? टेंसाइल। और ये टेंसाइल फोर्स की वजह से ये जो लेंथ डिफॉर्म होगी, तो इसका कुछ लेंथ बढ़ेगा, तो इसका जो लेंथ बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एल बढ़ेगा। समझो इसका लेंथ बढ़ जाता है तो इसको इंक्रीज इन द लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा एल। राइट। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बराबर। डेल्टा एल जो बनेगा वो हम लोग फिर बाद में देखते हैं क्या होता है, उसका स्ट्रेन में हम लोग को ज़्यादा यूज होगा। अभी फिलहाल क्या पता चल रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा टी का नोटेशन है, इसको इसका भी फॉर्मूला रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। बुक में पी यूज करते हो तो तुम पी भी यूज कर सकते हो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, प्रेशर अलग है, फोर्स अलग। ठीक है, स्ट्रेसेस में प्रेशर नहीं है, सॉलिड्स में प्रेशर नहीं आता, लिक्विड में प्रेशर यूज करते हैं, गैसेस में प्रेशर यूज करते हैं, सॉलिड में खाली स्ट्रेस यूज। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज पी अपॉन। जो सेकेंड स्ट्रेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या करता है? बॉडी के लेंथ को बढ़ाता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या करेगा? बॉडी के लेंथ को कम करेगा। क्या करेगा? बॉडी के लेंथ को कम करेगा। तो इसके जो बॉडी को फोर्सेस लगते हैं ये पुश टाइप के होते हैं, मतलब कंप्रेस करने के लिए होते हैं, पुश करने के लिए होते हैं। राइट। सो इट विल बी एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इट विल बी एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा कंप्रेसिव इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये हो गया हमारे स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या करेगा? बॉडी के लेंथ को बढ़ाएगा, लेंथ को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। और जो इसके फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे? पुल नेचर के होंगे। कौन से नेचर के होंगे? पुल फोर्स होगा। पुल फोर्स मतलब नेचर होगा उसका पुल फोर्स का। एंड जो इसमें कॉम्प्रेसिव होगा, कॉम्प्रेसिव में क्या होगा? जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या करेंगे? लेंथ डिक्रीज करेंगे, बॉडी का डायमेट्रिकल वैल्यू उसकी बढ़ाएंगे, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ाएंगे, लेंथ विल डिक्रीज। एंड जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? पुश नेचर का, पुश नेचर का, पुश। तो पॉइंट्स याद रखना। इन दोनों के यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे? यूनिट्स विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोनों भी लिख सकते हो, कोई भी। ओके, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेस ही है ना, तो स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, डिपेंड करता है कि तुमको अगर डेफिनेशन आता है तो तुम लोग लिख सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, द फोर्स विच इज अप्लाइंग is of tensile nature and it increases the length of the body, and the nature of force is of the pull nature, and the unit is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऐसे 5 लाइन लिख दोगे तो भी मार्क्स तुमको पूरे ही मिलने वाले। तो ये इतना टॉपिक हो गया स्ट्रेसेस के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट change in the dimension, change in dimension per unit original dimension, per unit what? Original dimension। okay, change in the dimension per unit original dimension। तो स्ट्रेन ये डिनोट होता है ई से।
चेंज इन द डायमेंशन, फॉर एग्जांपल मैं लेंथ कंसीडर करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन, तो चेंज इज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ विच इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। मैं ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन से लिख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि जो स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन का जो यूनिट होगा वो यूनिट नहीं होगा, बिकॉज चेंज इन द डायमेंशन मीटर में होता है, ओरिजिनल डायमेंशन मीटर में होता है, तो मीटर मीटर कैंसल आउट होता है, राइट। So it has no unit. It has no unit. It has no unit. It has no unit. अभी इसमें क्या हो जाएगा कि टाइप्स, स्ट्रेन के टाइप्स कितने होंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू फर्स्ट वन इज द टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन किससे डिनोट होता है, ई से ही डिनोट होता है, ई टी। Okay, so ET is equal to change in the length per unit original length. नेक्स्ट जो स्ट्रेन होगा दैट इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, वही जो कॉम्प्रेसिव फोर्स के वजह से होता है उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे, मतलब पुश नेचर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन विच इज इक्वल टू ई सी विच इज इक्वल टू चेंज इन द डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन विच इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये लिखेंगे, तो दिस इज ओके, नोट कर लो।